गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की लड़ियों को कंप्लीट करते हुए हमने आपको पढ़ाया था गुप्त काल, एक ऐसा काल जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग की हमने आपको काफी सारी विशेषताएं बताई। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे हमें ऐतिहासिक लोगों के बारे में हमने चर्चा की जो आज तक इतिहास में हमें उनके बाद देखने को नहीं मिले। जैसे कि हमने देखा आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और भी बहुत सारे हमने जो है लोगों के बारे में इसमें चर्चा की। इसके साथ साथ हमने बताया इसमें कैसे कैसे राजाएं रहे होंगे और किस तरीके से ये गुप्त वंश स्टार्ट हुआ होगा। गुप्त वंश को आगे स्टार्ट करते हुए कैसे कैसे जो चीन से भागने के बाद जो शक यहाँ पे आए होंगे और उन शकों का किस प्रकार खात्मा हुआ होगा, कैसे कैसे राजाओं ने उनका खात्मा किया होगा और उनके खात्मे से हम जो है कौन कौन सी संपत्ति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सारी बात हमने आपको अपने वीडियो के लेक्चरों में समझाई, जिसमें हमने कल के वीडियो में बताया था आपको एक ये ऐसा काल रहा था जिसमें शूद्रों को जो है राहत मिली थी। इससे पहले अगर जितने भी हमने वीडियो देखे उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत अधिक था। इसके साथ साथ शूद्रों के और शूद्रों के से नीचे की जो जातियां हुआ करती होंगी उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव दिया जाता था। जैसे कि हमने आपको कल बताया था अपने वीडियो में कि इस काल में जाके शूद्रों को राहत मिली। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि अगर कोई शूद्र किसी भी तरीके का कोई पुराण, रामायण या महाभारत के बारे में सुन भी लिया करता था तो उसके कानों को जो है गर्म सरियों से या गर्म सराहियों से भेद दिया करते थे। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था किस तरीके से उनके कानों में गर्म तेल वगैरह डाल दिया करते होंगे। आज बात करेंगे आगे के बारे में। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसा काल रहा जिसमें सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए और सर्वाधिक अभिलेख लिखने का मैंने आपको बताया कि कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए, जिसमें हमने आपको मंदसौर अभिलेख के बारे में चर्चा करी। इसके साथ साथ हमने बताया ये एक ऐसा युग रहा था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय बना। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ कुमार गुप्त के समय में कुमार गुप्त की जलघड़ी के बारे में भी हमने सीखा। इसी काल में हमने सिक्कों के बारे में देखा कि किस प्रकार यहाँ पे मयूर शैली के भी सिक्के बनाए गए, जिसमें मयूर शैली में हमने आपको बताया कि एक तरफ सिक्के में मोर और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ करता था। ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली थी। कुमार गुप्त के बाद हमने आपको उसके बेटे के बारे में स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया, जो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक स्कंदगुप्त ये ऐसा राजा जिसने गुप्त वंश में एक राजा ने सुदर्शन झील पर कार्य किया जिसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कैसे कैसे कुमार गुप्त को जो है इतिहास में जाना जाता है। कुमार गुप्त को सर्वाधिक अभिलेख लिखने में जाना जाता है। इसके बाद हमने चर्चा करी इसके बेटे समुद्रगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि इसी के समय पर जो हमारे हूण जाति रही होगी, यहाँ पे विदेशी एक हूण जाति रही होगी, उसने हूण जाति ने यहाँ पे भारत पर आकर युद्ध करा होगा, आक्रमण किया होगा। हूणों के आक्रमण के बारे में हमने कल के लेक्चर में देखा, हूणों का आक्रमण देखा। हमने देखा कि हूणों के आक्रमण को किस तरीके से खत्म किया होगा, और इसी के साथ साथ हमने इसके मित्र का अभिलेख पढ़ा जो 510 एडी में लिखा गया था, जो भानुगुप्त इसका एक मित्र बताया। हमने आपको बताया कि किस प्रकार भानुगुप्त की पत्नी ने एक प्रथा को बरकरार बनाए रखा होगा, जिससे हमने सती प्रथा की बात की होगी। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ ली, जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने बताया कि जब इसने हूणों ने इन पर आक्रमण किया होगा तो हूणों के आक्रमण को इन्होंने अभिलेखों में लिखवाया, जिसमें हमने बताया कि हूणों ने जो आक्रमण किया है वो भीतर अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा कि भीतर अभिलेख में पता चलती है हमें कि भारत पर समुद्रगुप्त के समय पर जो है हूणों ने आक्रमण किया। इसके साथ साथ हमने आपको बताया आक्रमण करने में आपको बताया मैंने कि जब हूणों ने आक्रमण किया था तो हमें आपको भीतर अभिलेख में जानकारी मिलती है, भीतर अभिलेख। और इसके साथ साथ हमने बताया कि अगर जब जीत हुई हमारी तो जीत आपको जूनागढ़ अभिलेख पर आपको पता चलती है कि हूणों को समुद्रगुप्त ने हराया होगा। तो जूनागढ़ अभिलेख भी हमने कल अपने वीडियो में चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने पढ़ाना स्टार्ट करा आपको मंदिरों के बारे में। मंदिरों में हमने बताया कि किस प्रकार जो है मंदिर बनाए गए होंगे, और ये एक पहला ऐसा काल रहा है जिसमें जब मंदिर बनाए जा रहे थे तो समुद्रगुप्त के समय में मंदिरों की जो एक शैली थी उन्हें निर्माण दिया गया शैली में। जैसे कि हमने देखा कि मंदिरों की जो कला थी या कला के साथ साथ अगर साहित्य पे भी चर्चा किया जाए तो इस काल में जाके सर्वाधिक वो निखरा होगा। जैसे हमने बात करी थी मंदिरों के बारे में, एक मंदिर हमने आपको बताया था दशावतार मंदिर के बारे में,
जो 6 पॉइंट पढ़ेंगे हम, दशावतार मंदिर के बारे में हमने बता दिया होगा आपको। दशावतार मंदिर के बारे में बताया था आपको हमने। उसमें आपसे बोला था भगवान विष्णु प्लस भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, भगवान विष्णु प्लस कृष्ण की चर्चा होती है। उसके साथ साथ हमने बोला ये आपका झांसी के देवगढ़ में मंदिर पाया जाता है, ये बात हमने आपको कल बता दी थी अपने लेक्चर में। और झांसी के देवगढ़ के साथ साथ हमने बोला आपको कभी कभी आपसे नदी के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये तो हमने दशावतार मंदिर के बारे में बात कर ली थी। ऐसी हमने और भी मंदिर कल आपको पढ़ाए। हमने आपसे कहा भीतरगांव का मंदिर, जो आपका भीतरगांव का मंदिर जो है आपका कानपुर में है, और इसके बारे में हमने विशेषता ये बताई थी ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। इससे पहले के जो मंदिर हमने पढ़े हैं उन मंदिरों की अगर चर्चा करें हम तो मंदिर पत्थरों के बने हुआ करते थे। और इसमें हमने जब 7वां मंदिर की चर्चा करी थी तो हमने बताया था भीतरगांव का मंदिर। तो आपसे पूछा जाता है भीतरगांव का मंदिर कहां पर है, ये कानपुर में है। और कानपुर में है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। इसके साथ साथ एक मंदिर और बोला था हमने, 2 मंदिरों की चर्चा की थी जो ईंटों से बने हुए हैं। दूसरा मंदिर बताया था आपको छत्तीसगढ़ का सिरपुर का मंदिर। तो आप याद रखेंगे सिरपुर का मंदिर पाया जाता है, सिरपुर का मंदिर है आपका कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। आप इस तरीके से छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। और कहाँ का बना हुआ है, ये भी ईंटों का बना हुआ है। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम वो चर्चा करेंगे जो आज तक हमने मंदिरों में उन चीजों को देखा है बट हम अभी तक ये नहीं पहचान पाए कि ये मंदिरों में कौन से काल की देन है और ये मंदिर किस प्रकार से बनाया गया होगा, किस काल में और किस शैली का बना हुआ है। जैसे कि अगर चर्चा की जाए तो हमने कल आपको बता दिया था चलते चलते कि यहाँ पर जो मंदिरों में द्वारपाल के रूप में हम सैनिकों को खड़ा करते हैं, आज प्रेजेंट में जब मंदिर बनते हैं तो हमारे पहले जो द्वारपाल के रूप में कार्य किया करते थे तो गंगा और यमुना के बारे में चर्चा की है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा के साथ साथ हमने बताया था यमुना को क्या बोला जाता था। मंदिरों की शैली के बारे में कल चलते चलते हमने आपको बताया था। नमा पॉइंट आपको एक बार लिख देता हूं मैं आपको। गंगा और यमुना हम बता देंगे, गंगा और यमुना किस किस तरह थी, ये द्वारपाल का काम किया करती थी। कर्म वाहिनी, पूर्व वाहिनी करके बोला होगा और कर्म वाहिनी बता दिया होगा आपको द्वारपाल। इसके बाद अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें, गंगा यमुना के बाद हम देखते हैं मंदिरों में एक खास बात हमने बताई शैली। तो मंदिरों की जो शैली थी आपकी वो नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में बात करी थी हमने आपको कि नागर शैली और द्रविड़ शैली में बना हुआ था। यहां शैली जो बात करी मैंने मंदिर की करी, यहां मंदिरों की शैली की बात कर रहे हैं हम आपको। कौन सी शैलियां थी, नागर शैली उत्तर भारत की थी और द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत की थी। ये हमने कल चर्चा कर ली थी। अब इसके साथ अगर बात करें, ये तो बात आ गई मंदिरों की। अब बात करेंगे हम 11वें पॉइंट में, नया पॉइंट आज का अगर समझे तो मूर्तियों की भी शैली रही होगी। मूर्तियां कौन कौन सी शैलियों पर बनी हुई थी, तो मूर्तियों की शैली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे। तो हमने जो पीछे शैली पढ़ी थी, एक तो गांधार पढ़ ली थी हमने, गांधार शैली में थी, मथुरा शैली में थी। इसके साथ साथ एक शैली और देखने को मिली है जिसमें हमने जैन धर्म की देखी, अमरावती शैली देखने को मिलती है। खासकर अगर बात करी जाए अमरावती शैली की तो अमरावती शैली में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो जैन धर्म की मूर्तियां बनी हुई हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ एक मंदिर की बहुत चर्चा की जाती है आपसे, इसी काल का एक पार्वती जी का मंदिर है, बहुत पूछा जाता है और पार्वती जी का एक ही मंदिर के बारे में चर्चा की जाती है। तो आपसे पूछे तो आप बताएंगे पार्वती जी का मंदिर जो है उसे हम नचना कुठार का मंदिर बोलते हैं और मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है ये। तो आपसे मैं बता दे रहा हूं, बाद में पॉइंट में आप याद कर लेंगे। नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार, और ये नचना कुठार का मंदिर किसका है, पार्वती जी का मंदिर है ये। और कहां है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है ये। कौन सा मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर, और किसका है, पार्वती जी का है। और पार्वती जी के साथ साथ पूछेगा आपसे कहां पाया जाता है तो आप तुरंत बता देंगे ये पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में। इसके बाद एक मंदिर और पूछा गया है आपसे और उसकी शैली पूछी गई है। एक मंदिर बलुआ पत्थर का पाया गया है यहाँ पर, तो आपसे पूछ लेगा बलुआ पत्थर का कौन सा मंदिर पाया गया है और उसकी शैली क्या है।
तो आप बताएंगे बलुआ पत्थर का जो मंदिर है, 13वें पॉइंट पे आप याद कर लेंगे, बलुआ पत्थर का मंदिर है, बलुआ पत्थर से मंदिर बना है और इसमें जो शैली लगाई गई है वो पंचायतन शैली लगाई गई है। अब पंचायतन शैली क्या होती है वो समझ लीजिए। देखिए जब हम मंदिरों में जाते हैं, हमने मंदिरों में देखा होगा, जो भगवान का मेन मंदिर होता है, किसी भी देवी का अगर कोई मंदिर है, मैंने कहा भगवान का कोई किसी भी भगवान का मंदिर कह दो, तो उनके आसपास भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, उन्हें घेरे हुए चारों ओर। तो वो जो शैली है उसे हम पंचायतन शैली बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है, तो आप बता देंगे जो बलुआ पत्थर का मंदिर बना हुआ है वो पंचायतन शैली का मंदिर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक मंदिर डमरूनुमा भी बना हुआ है, डमरूनुमा मंदिर भी इनकी ही में पाए जाते हैं। आपसे ये ध्यान रखना कि सर ने बताया था नचना कुठार का मंदिर बता दिया, बलुआ पत्थर का बना दिया, या डमरूनुमा मंदिर भी इसी में पाए गए, डमरूनुमा मंदिर। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये सब कहां पाए गए, गुप्त काल में पाए गए हैं। मैंने आपसे कल के वीडियो में ये बात की चर्चा भी की थी कि इससे पहले जो इससे पहले केवल मूर्तियों के बारे में हमने बात करी है, और इस काल में हमें मूर्ति के साथ साथ हमें जो है मंदिर भी देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही हमने ज्यादा विशेष बल दिया है, मंदिर के साथ साथ कुछ मूर्तियां हमें ऐसी देखने को मिली हैं जिनकी आज हम जो है हमारे घरों में या उनकी मंदिरों में उन मूर्तियों की हम बहुत ज्यादा विशेषता मानते हैं और लोग और मूर्तियों की अपेक्षा। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान शिव की एक मूर्ति है अर्धनारीश्वर की, तो अर्धनारीश्वर की भी गुप्त काल की देन है। तो आप ये ध्यान रखना गुप्त काल की देन है। आपसे ये पूछा जा सकता है, 15वां पॉइंट करके लिख दे रहा हूं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में आपने देखा होगा भगवान शिव जो है आधा नारी का रूप है और आधा पुरुष का रूप है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे गुप्त काल की देन है, सर ने बताया है। इसके साथ साथ एक मूर्ति और देखते हैं जिसमें आपने देखा होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु प्लस महेश, इन तीनों की मूर्ति भी आपने एक साथ देखी होगी, ये भी आपकी गुप्त काल की देन है। तो आपसे पूछ ले अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ की देन है, तो आप गुप्त काल की बता देंगे। आपसे पूछ ले ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है कौन से काल की देन है, तो आप ये बता देंगे। देखिए केवल ये मंदिरों पे ही काम नहीं किया गया, केवल जो है हिंदू धर्म पर ही काम नहीं किया गया, अगर मैं आपको बताऊं बौद्ध धर्म पे भी काम किया गया, जैन धर्म पर भी काम किया गया। जैसे कि हम अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में बौद्ध गुफाएं बनवाई गई, बौद्ध गुफाओं के साथ साथ गुफा मंदिर बनवाए गए। तो आप तुरंत ध्यान रखना, आपसे अगर गुफा मंदिर या बौद्ध धर्म की गुफाएं पूछ ले तो आप तुरंत चले जाना गुप्त काल में, और आप समझ जाना सर ने बताया था गुप्त काल में ही बौद्ध धर्म पर काम किया गया है, बहुत अधिक काम किया गया यहाँ पर। जैसे कि बौद्ध धर्म की गुफाएं बनाई गई, या इसके साथ साथ गुफाओं के साथ साथ मैं कह दूं गुफा मंदिर बनाए गए आपके। अब इन पे चर्चा कर लें गुफा मंदिर पर। देखिए हमने बहुत पढ़ी है अजंता की गुफाएं, खूब पढ़ी है हमने अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं की बात करें तो ये भी हमें ये पता चलती है कि ये इसी काल की देन है, अजंता की गुफाएं। अब देखिए कितनी गुफाएं हैं, ये क्या है। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करूंगा अगर, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे आप। अजंता की गुफा मैं समझता हूं ये आपको पता नहीं होगी। अजंता की गुफाओं की संख्या टोटल 29 है, टोटल 29 गुफाएं हैं अजंता की। कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, औरंगाबाद करके आपने पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं में हमने क्या चर्चा करी, हमने कहा कि 29 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगर बात करें 1819 में इनकी खोज हुई है। आप ध्यान रखेंगे 1819 में इनकी खोज हुई है, और खोज करने वाले आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप बताएंगे सर अलेक्जेंडर ने इनकी खोज की थी। 1819 में 29 गुफाओं की खोज हुई, महाराष्ट्र में है, जिसमें हमें 16, 17 और 19 3 नंबर की गुफाओं में हमें यह विशेष मालूम पड़ा कि ये गुप्त काल की देन है। 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर, और उनमें क्या क्या था उसकी चर्चा करेंगे। पहले एक बार फिर मैं बता दूं, महाराष्ट्र में 29 है, और इनकी खोज अगर करी जाए तो मैंने बताया किसने करी है, सर अलेक्जेंडर ने इनकी खोज करी है।
सर अलेक्जेंडर ने इनकी खोज करी होगी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ सन ने बताई 1819 में इनकी खोज की गई, और 1819 के साथ साथ आपसे पूछ ले अजंता की गुफाओं में 16 नंबर की, 17 नंबर की और 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की देन बताई जाती है, गुप्त काल की देन है। इसमें भी आपसे अगर पूछ ले 16 नंबर की गुफा में क्या है, 17 नंबर की गुफा में क्या है और 19 नंबर की गुफा में क्या है। देखिए 16 नंबर की गुफा आपसे बहुत पूछी जाती है, आप ध्यान से समझेंगे। 16 नंबर की गुफा में एक राजकुमारी को जो है दर्शाया गया है, राजकुमारी को जो दर्शाया गया है उसमें भी एक मरणासन पे दर्शाया गया है। राजकुमारी कौन सी अवस्था में, मरणासन में एक राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। उसके साथ साथ 16 नंबर में हमने देखा मरणासन, मरणासन में राजकुमारी दर्शाई गई है। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध प्लस अजात शत्रु, अजात शत्रु का मिलन दिखाया गया है कि इसमें दोनों में यह दिखाया गया है कि मरणासन में एक राजकुमारी का चित्र अंकित किया गया है, इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध और अजात शत्रु की भेंट दिखाई गई है, एक मिलन दिखाया गया है। आप ध्यान रखने का, मिलन या भेंट दोनों एक ही चीज है। इसके बाद 16 नंबर के बाद हमसे 17 नंबर की पूछी जाती है, तो 17 नंबर में पूछा जाता है क्या है। तो आप याद कीजिए, मैंने महात्मा बुद्ध जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था इनकी जातक कथाएं हैं, बहुत सारी जातक कथाओं की संख्याएं भी बताई थी मैंने आपको, और जातक कथाओं का क्या मतलब होता है ये सारी बातें मैंने आपको जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो वो क्लियर करी थी मैंने आपको। तो 17वें नंबर पे आप याद कर लेंगे, जातक कथाओं का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, जातक कथाओं का वर्णन है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 17 नंबर में आपसे पूछे तो आप 17 नंबर में बता दोगे कि सर ने बताया था इसमें जातक कथाओं का वर्णन है। और जातक कथाएं किसकी थी, जातक कथाएं थी आपकी महात्मा बुद्ध की। इसमें भेंट लिख दे रहा हूं, अजात शत्रु की भेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नहीं है 19 है। आप 19 के बारे में ध्यान रखेंगे, और 19 के बाद बारे में आप ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध जो थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित बातें बताई गई हैं इसमें। जैसे सारनाथ के स्तूप की चर्चा की गई है कि ये किस तरीके से बना हुआ था, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान दिया गया है आपका 19वें नंबर में, बौद्ध धर्म से संबंधित बनोई है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, ये सारी बातें आपको याद हो गई, हमने आपको ये बता दिया। इसके साथ साथ देखिए गुफाओं की जब हमने बात करी, हमने कहा आपसे कि गुफाएं पाई गई, बौद्ध धर्म में गुफा पाई गई, गुफा के साथ साथ गुफाएं मंदिर पाए गए, अजंता की गुफा की हमने चर्चा की। देखिए एक गुफाएं और भी पढ़ते हैं हमने पढ़ी बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं भी हमारे यहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है और ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दो तरीके की गुफाएं पढ़ ली आपने, एक अजंता की गुफा पढ़ ली आपने महाराष्ट्र की, और एक बाघ की गुफाएं आपसे पूछी जाती हैं कहां पर है, तो आप तुरंत बता देंगे मध्य प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी संख्या आपसे पूछ ले तो आप इनकी संख्या 9 बताएंगे, और इसके साथ साथ आपसे पूछ ले किसने इसकी खोज की तो डेजरफील्ड बताएंगे, और 1818 में की गई है। ठीक है, तो मैं आपको एक 19वें पॉइंट पे आपको मैं यहां लिख देता हूं 19वां पॉइंट। 19वें पॉइंट को आप समझेंगे, हमने क्या पढ़ी, बाघ की गुफाएं पढ़ी, कि सर ने बताया था बाघ की गुफाएं भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सर ने बताया था ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी है इसमें। उसके साथ साथ आप बाघ की गुफाएं आपने ये पढ़ ली, चित्रकारी में कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। आप ये बात याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या आप बताएं तो संख्या आप बता देंगे, संख्या इनकी 9 बताई थी सर ने हमें। और आपसे इसकी जो है सन पूछ ले कब इसकी खोज की, किसने की, तो आप बता देंगे डेजरफील्ड ने की थी। और कब की थी, सन 1818 ईस्वी में की थी ये बात आपको याद हो गई होगी। तो गुप्त काल में हमने मंदिर पढ़ ली, गुफाएं पढ़ ली, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ करते थे वो मैंने आपको गुप्त काल में सारे पढ़ा दिए। इससे रिलेटेड जो भी बचा होगा वो हम आपको कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। एक बार फिर से हमने जो इंपोर्टेंट चीजें समझी, हमने सारी बातें इधर से स्टार्ट करते हुए आए, हमने देखा
आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से समझेंगे। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो शैलियां हुआ करती थी, आपके मंदिर जो बने हुए थे वो दो शैलियों पर थे। एक आपकी नागर शैली बोली जाती है और एक आपकी द्रविड़ शैली बोली जाती है। नागर शैली की अगर बात करें, एक बार फिर ध्यान से समझेंगे हमने आज की वीडियो में देखा मंदिरों का जो निर्माण गुप्त काल में हुआ वो दो शैलियों पर मंदिरों का निर्माण हुआ, आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ शैली आपकी दक्षिण भारत की शैली है। इसके साथ साथ हमने मूर्तियों को देखा, तो मूर्तियों तीन शैलियों में थी। मूर्तियां आपकी गांधार शैली में, मथुरा शैली में और उसके साथ साथ अमरावती शैली में थी, जो हम जैन धर्म में पढ़ते हैं अमरावती शैली के बारे में। इसके बाद हमने देखा प्रसिद्ध पार्वती जी का मंदिर पाया जाता है, नचना कुठार का मंदिर बोलते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में है। इसके साथ साथ हमने बताया अर्धनारीश्वर भगवान शिव का मंदिर भी पाया जाता है, ये इसी काल की देन है। इसी काल में अर्धनारीश्वर के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों जो मंदिर, तीनों मूर्तियों को एक साथ जहां दिखाए जाते हैं वो भी इसी काल की देन है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। बलुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर भी पढ़ा हमने, जो पंचायतन शैली पर था। पंचायतन शैली का मतलब हमने आपको बताया कि एक भगवान के मंदिर के चारों ओर जो छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं वो पंचायतन शैली बोली जाती है। इसके बाद हमने डमरूनुमा मंदिर के बारे में देखा, ये भी इसी काल की देन है। और सर्वाधिक इंपोर्टेंट हमने बात जो हमने सीखी आज की वीडियो में, हमने देखा कि अजंता की गुफाएं हमने देखी और उसके साथ साथ बाघ की गुफाओं के बारे में चर्चा करी। ये भी दोनों इसी काल की देन रही है, जिसमें हमने चर्चा करी कि अजंता की गुफाएं की अगर बात करें हमने देखा अजंता की गुफाओं की खोज सन 1819 ईस्वी में हुई, सर अलेक्जेंडर ने की। उन्होंने हमें ये बताया कि अजंता की 29 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जिसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल की देन बोली गई। जिनमें 16 नंबर की गुफा में हमने क्या विशेषता पाई, हमने देखा इसमें एक मरणासन में राजकुमारी को अंकित किया गया है, चित्र बनाया गया है उसका। उसके साथ साथ हमने देखा भगवान बुद्ध और अजातशत्रु के भेंट का भी चित्र इसमें 16 नंबर की गुफा में है। आपसे पेपर में पूछेगा कि अजातशत्रु और भगवान बुद्ध की का जो है मिलन के बारे में, भेंट के बारे में कौन सी गुफा में चर्चा की गई है, तो आप बता देंगे अजंता की गुफा में चर्चा की गई है, 16 नंबर की गुफा में चर्चा की गई है। सन ने बताया था गुफाओं की संख्या 29 है। सन 1819 में इसकी खोज हुई थी, सर अलेक्जेंडर ने की थी। इसके बाद 17 नंबर की अगर आपसे गुफा पूछे तो आप बता दो कि 17 नंबर में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, महात्मा बुद्ध के जन्म के या जन्म से पहले इनकी जो पहले के जन्मों के बारे में बात की गई है कि कितने महात्मा बुद्ध के जन्म रहे होंगे। उसके साथ साथ 18 नंबर की बात करें आपसे, 19 नंबर की, 16, 17 और 19 नंबर की बात करें अगर हम, तो 19 नंबर में आप करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान दिया गया है इसमें। और बाद में अगर बात करेंगे हम तो 19वें पॉइंट पे हमने आपको बोला कि बाघ की गुफाएं भी भारत में पाई जाती हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में जो पाई जाएंगी ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या 9 है। एक बार फिर ध्यान से कंपेयर करेंगे, अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है, बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है। बाघ की गुफाओं को हमने पहले खोजा है सन 1818 में, ठीक उसके एक वर्ष बाद जो है अजंता की गुफाओं को खोजा गया 1819 में। अगर बात करें बाघ की गुफाओं के बारे में तो आएंगे आपके डेजर फील्ड ने इनकी खोज की है, और 1819 में अगर हम इनकी बात करें अजंता की गुफाओं के बारे में तो सर अलेक्जेंडर ने की है, जिसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफा गुप्त काल की देन है, जिनमें हमने आपको बताया महाराष्ट्र में पाई जाती है ये। और 16 नंबर में हमने कहा कि 16 नंबर में क्या है, तो आप बता देंगे तुरंत, इसमें एक राजकुमारी का जो है चित्र अंकित किया गया है जो मरणासन की स्थिति में है। उसके साथ साथ गौतम बुद्ध और अजातशत्रु की भेंट का भी चित्र अंकित किया गया है इसमें। इसके साथ साथ 18 नंबर और 17 नंबर में, 17 नंबर और 19 नंबर की अगर बात की जाए तो 17 नंबर में जातक कथाओं का वर्णन है और 19 नंबर में महात्मा बुद्ध की बौद्ध धर्म के ज्ञान की पूरी, इसमें ज्ञान से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। ये सारी बातें हमने आज की वीडियो में देखी। कल के वीडियो में गुप्त काल से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।